हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अठतल्ले से गिर गए रेवत बाबू। रेवत बाबू को लगा जैसे फ्लैट में नहीं, किसी मायालोक या फिर किसी उससे भी बढ़कर कहीं किसी आश्चर्य लोक में वो आ गए। इसे ही कहते हैं जमीन से उठकर आसमान में टंग जाना। 8वें तल्ले से भी नीचे झांकते तो अनायास गिरने के बारे में सोचने लगते। अगर वे फिसल कर ऊपर से नीचे गिर जाए, अगर उन्हें कोई धक्का दे दे। नहीं, यहाँ सब कुछ अपरिचित और अजीबोगरीब लग रहा था। दोनों बेटे रतन और जतन उन्हें ताड़ रहे थे, उन्हें भांप रहे थे। रतन ने उनकी उड़ी हुई रंगत और सहमी हुई आंखों की दयनीयता पर तरस खाते हुए कहा, बाबूजी, अब आप अपने को इस माहौल में ढालिए। निचले तबके के शोरगुल और झंझटों से निकलकर हम शिष्ट, सुखी और संभ्रांत समाज में आ गए। सफाई, सुंदरता, सहूलियत, सुरक्षा, सुख और शांति के मामले में फ्लैट कल्चर से अच्छा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। रेवत बाबू ने अपने बेटे की इस मंतव्य का कोई काउंटर नहीं किया। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे अपने बच्चों पर अपनी कोई नसीहत, अपना कोई संस्कार या अपने जीवन का कोई मूल्य जबरन नहीं थोपेंगे, क्योंकि अक्सर ये थोपना ही नई पीढ़ी की नज़र में बुजुर्गों को विलेन बना देता है। बच्चों की तरह उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नसीब ना हुआ। फिर भी वे अपने ख्यालों से लकीर के फ़कीर कभी नहीं रहे। छोटी नौकरी की सीमा में रह वे बच्चों को उच्च से उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं को भी मुलतवी करते रहे, और अब उनकी खुशी में ही अपनी खुशी समाहित कर देना अपनी बची हुई अवकाश प्राप्त आयु का उन्होंने खास अभिप्राय बना लिया। पहले तो वे बड़े दुखी हुए जब उनके बेटों ने अपना बना बनाया घर बेचकर फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव रखा। फिर वे धीरे धीरे खुद को परिस्थितियों के हवाले करते चले गए। घर बनाने में उन्होंने मूर्त और पार्थिव पदार्थ, ईंट, गारा, सीमेंट, लोहे, पैसे आदि की तुलना में अमूर्त और हार्दिक क्रियाएं, भावना, निष्ठा, समर्पण, एकाग्रता आदि ज़्यादा लगा रखी थी। तब उनकी पत्नी आरती देवी जीवित भी थी, और एक एक ईंट की जोड़ाई में उसका समर्थन, उसका स्पर्श, उसका परामर्श और उसकी शुभकामना शामिल थी। थोड़ा थोड़ा करके घर ठीक ठाक बन गया था, और यह उनकी हसरत, सपनों और उम्मीदों के प्रतिबिंब में ढलता चला गया। उनकी स्वर्गीय पत्नी की स्मृतियाँ इस घर के चप्पे चप्पे में बसी थी, जिनसे वे अक्सर एक अनिर्वचनीय संवाद कर लेते थे। जब रतन इंजीनियर बन गया और जतन डॉक्टर, तो आरती के भीतर अपेक्षाओं की एक से एक ऊंची मीनारें और गुंबज खड़े होने लगे। वो खूब इतराती और सफलता का सारा श्रेय अपने मातृत्व और अपने परवरिश को न देकर अपने इस घर को देती। अब सोचते हैं रेवत बाबू, तो उन्हें लगता है कि अच्छा ही हुआ वो झटके से किसी बीमारी के बहाने चल बसी, वरना घर को बिकते देख उसके लिए मानो कयामत देखने के बराबर होता। अमेरिका में 4 साल रहकर लौटते हुए रतन ने एक विदेशी लड़की को अपने साथ लेकर आया, और जतन ने नगर के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए एक सहकर्मी डॉक्टरनी को पसंद कर लिया। उनके खानदान में यह पहली बार हुआ कि घर में बहुओं के लाने के बाद बाप एक मूक दर्शक बन गया। रतन ने कहा, बाबूजी, अब हम लोग इस जनता नगर में नहीं रह सकते। यहाँ जीने की कोई क्वालिटी नहीं है। आसपास के लोग गंदे हैं, असभ्य हैं, जाहिल है, अशिक्षित है, झगड़ते रहते हैं, सफाई पर ध्यान नहीं देते। हमारा पड़ोसी नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, फल वाला, दूध वाला हो, अच्छा नहीं लगता। रेवत बाबू रतन का मुंह देखते रह गए, जैसे उनकी घृणा पड़ोसियों के प्रति नहीं, अपने बाप के प्रति उभर आई हो। वे भी तो इन्हीं की श्रेणी के आदमी रहे। कारखाने में एक मामूली मजदूर, मुख्य शहर से 30 किलोमीटर दूर इस नई बस रही बस्ती में जब उन्होंने ज़मीन लेनी चाहिए थी, तो इन्हीं फल वाला और दूध वाला ने इनके लिए दौड़ धूप की थी। दूध वाला जगन्नाथ उनके गांव का था, जिसने उन्हें यहाँ बसाने में अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी थी। ये ठीक ही था, यहाँ बहुत सफाई नहीं थी, योजनाबद्ध रूप से पानी का निकास नहीं था। लोग रास्ते पर पानी गिराने, चापाकल से पानी लेने, बिजली खंभे पर तार की इधर से उधर कर देने आदि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा जाया करते थे। लेकिन वे दिल से सच्चे और स्वच्छ थे, और अगले ही दिन आपस में बतियाते नजर आते थे। किसी भी दुख, बीमारी या आफत मुसीबत में दौड़े चले आते थे।
रतन की हामी भरते हुए जतन ने जोड़ा था, यहाँ से तो बच्चों की बेहतर पढ़ाई नहीं हो सकती। सारे शीर्षस्थ स्कूल मुख्य शहर में स्थित है, यहाँ कोई अच्छा ट्यूटर भी उपलब्ध नहीं हो सकता। बच्चे कल डांस या म्यूज़िक क्लास या फिर स्पोर्ट कोचिंग ज्वाइन करना चाहेंगे, मगर यहाँ से उनका कुछ नहीं हो सकेगा। रेवत बाबू को लगा कि उनसे यह संवाद इसी घर में पला बड़ा उनका बेटा नहीं कोई गैर आदमी कर रहा है, जिसके मुंह में जन्म से ही सोने का चम्मच लगा हुआ है। उन्होंने जर्रा दबे स्वर में पूछा, बेटे, तुम दोनों ने इसी घर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और इसी घर में रहकर खूब कबड्डी खेली और पतंग भी उड़ाए। क्या पढ़ने में या ताकत में किसी और से पीछे रह गए? अपने पिता को यूं निहारा जतन ने जैसे उनके अल्पज्ञ ज्ञान का हास्य कर रहा हो। बाबूजी, आप नहीं समझेंगे, यहाँ रहकर हमने क्या क्या चीज़ें मिस की हैं। हमने क्रिकेट खेलना नहीं सीखा, नाटक करना नहीं सीखा, क्विज या एलोक्यूशन आदि में भाग नहीं लिया, म्यूज़िक क्लास या अच्छा ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर सके, अच्छी मूवी नहीं देखी, अच्छी सोसाइटी के तौर तरीके नहीं सीखे। रिवेत बाबू उसे टुकुर टुकुर ताकते हुए निरुत्तर हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई निर्वस्त्र करके उन्हें ही उनकी नग्नता का बोध करा रहा हो। इस बस्ती में वाटर लाइन तक की व्यवस्था नहीं थी। कुआं का प्रदूषित पानी पीना पड़ता था। शुद्ध पानी के बिना जहाँ कई बीमारियों का डर बना रहता है, वहीं बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी असर पड़ता है। रतन ने जैसे दूर की कौड़ी खोज निकाली। रेवत बाबू ने कहा, गांव हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी कुएं का पानी ही पीते आ रहे हैं और आज भी पी रहे हैं। इससे ऐसा नहीं है कि वंश आगे नहीं बढ़ा। इस मकान में रहते हुए आज 27 वर्षों से हम कुएं के पानी ही हर बार पीते हैं। क्या तुम लोगों के दिमाग और स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ा है? बेटे, कुआं तो कुदरत का खजाना है। जाड़े में इसका पानी गर्म और गर्मी में ठंडा। बाबूजी, आपको मालूम नहीं है, पानी का सिर्फ साफ दिखना ही उसे पीने योग्य नहीं बनाता। उसमें घुला हुआ जीवाणु और विषाक्त पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता। वाटर फिल्टर प्लांट शुद्ध होता है, वहाँ पानी इस तरह ट्रीटमेंट करके फिल्टर किया जाता है कि उसमें पोषक खनिज तत्व नष्ट ना हो। डॉक्टर हूँ मैं, अब तो आप मेरी बात मान लीजिए। इस ब्रह्मास्त्र के बाद रेवत बाबू को तो निशस्त्र हो ही जाना था। रतन ने उसमें मोह के बचे कुछ मलबे को पूरी तरह बहा देने के ख्याल से अपना एक और ताकतवर प्रेशर पंप निकाल लिया। बाबूजी, इस घर को बेच देने से एक तो इस इलाके में हमें मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा बैंक से गृह निर्माण लेकर फ्लैट खरीद लेने से आयकर में भारी छूट लेने के भी हम हकदार हो जाएंगे। रेवत बाबू को व्यवस्था का यह प्रावधान बड़ा विचित्र सा लगा कि जिसे कर्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी कर्ज लेने का एक आकर्षण तय कर दिया गया है। उनके भीतर जैसे एक भूचाल समा गया। तो क्या सचमुच इस घर को बेच देना पड़ेगा? उनके ध्यान उन गाय और बकरी की तरह चला गया जिन्हें उन्होंने एक अरसे से पाल रखा था और उनकी देखरेख व सेवा टहल से उनकी दिनचर्या और व्यवस्था का एक प्रमुख अंग बन गई थी। इनके बिना कैसे गुजरेगा उनका वक्त? गाय उन्होंने उस वक्त लाई थी जब जतन कॉलेज पहुंच गए थे और उन्हें पर्याप्त दूध की जरूरत थी। दोनों को ही दूध बहुत पसंद था। जितना भी दो उनका मन नहीं भरता था। तब आरती ने ही सुझाया था, दूध ही तो है जो इन पढ़ने वाले बच्चों को भरपूर ताकत देता है। इन्हें खरीद कर कितना दूध पिलाइएगा, एक गाय ले लीजिए। रेवत बाबू गांव चले गए दीदी के पास। दीदी ने उन्हें अपनी एक गाय दे दी। ये गाय इतनी सुलक्षणी और सुपात्र निकली कि घर में दूध की तो मानो निर्झरी फूट पड़ी। धन धान विश्वास और पढ़ाई लिखाई में बरकत ही बरकत होती चली गई। आरती ने इसका नाम रामवती रख दिया और इसे घर की लक्ष्मी मानने लगी। घर में एक बूढ़ी बकरी भी थी जिसके खरीद जाने का प्रसंग भी जतन से जुड़ा था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की जोरदार तैयारी के दरमियान वह रात रात भर जाग कर या करता था। इस कड़े अभ्यास से उसे अपच और खट्टे डकार की शिकायत रहने लगी थी। एक वैद्य ने उसे सुलझाया था कि इस शाम को एक बकरी का दूध दिया करिए, पाचन क्रिया अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने एक बड़ी नस्ल की बकरी खरीद ली जिसका दूध जतन के लिए सचमुच अमृत साबित हुआ। जब जतन ने प्रवेश परीक्षा पास कर ली तो मानो वो बकरी के ऋणी हो गए। लगा कि उसे बेच देने एक अपराध होगा। बकरी घर में ही रहेगी और आरती ने उसका नाम सामली रख दिया था। रामवती और सामली अब बच्चे देने की उम्र में नहीं थे, अतः उनका खरीदार सिर्फ कसाई ही हो सकता था। रेवत बाबू इस क्रूरता को अंजाम कैसे दे सकते थे? बेटों से जब अपनी यह दुविधा व्यक्त की तो उनके चेहरे पर उपहास उठाने का भाव उभर आया। रतन ने कहा, बाबूजी,
इस तरह की कोरी भावुकता से दुनियादारी नहीं चलती। आदमी के लिए जानवर एक कमोडिटी है, उसका काम खत्म, उससे लगाव खत्म। करोड़ों ऐसे हैं जो मांस खाते हैं और मांस व चमड़े का धंधा करते हैं। पशुपालन वैसा ही है जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन। जानवरों से ऐसा मोह कि वो पैर की बेड़ी बन जाए, सरासर बचकानापन है। रेवत बाबू व्यापारी और मुनाफाखोरों वाली इस भाषा से जरा भी सहमत नहीं हुए। उन्हें लगा कि भला करने की एवज में भाला भोंकने के कहावत ये लड़के चरितार्थ कर रहे हैं। भी यह तो समझ गए थे कि घर का बिकना अब तय है, लेकिन उन्हें इस फैसले पर भी आरूढ़ थे कि रामवती और शामली को किसी हाल में नहीं बेचना है। वे अपनी चिंता लिए हुए जगन्नाथ के पास चले गए। पास ही में था जगन्नाथ का खटाल, 8 भैंस और उसके पास जिनसे उनकी दाल रोटी चलती थी। वह उनका सजातीय नहीं था, तभी वे एक दूसरे के शुभचिंतक थे और किसी भी कोई गुत्थी की उलझ जाती थी दोनों मिलकर सुलझाने की कोशिश करते थे। जगन्नाथ कम पढ़ा लिखा होकर भी दुनियादारी का अच्छा तैराक था। उसने समझाया रेवत बाबू को, भैया बच्चों को नाराज करना ठीक नहीं है। इनकी खुशी में ही अब आपकी खुशी है। जब उन्हें पसंद नहीं तो आज न कल वे घर बेच ही देंगे। आप भाग्यशाली है कि आपके दोनों बेटों ने ऊंचे मुकाम हासिल कर लिए हैं। आप रामवती और शामली की फिक्र मत कीजिए, उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। जहाँ 8 ढोरों की देखभाल करता हूँ, वहाँ 2 और सही। रेवत बाबू ने उनकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में की घेरे में भर लिया और विहल हो उठे। तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी जगन्नाथ। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा भाई। रेवत भैया, आपसे हमदर्दी की इतनी बड़ी गहरी झील बसती है। मैं तो रीझ ही गया हूँ आप पर। रामवती और शामली पर जो भी खर्च आएगा मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। आपकी जैसी मर्जी भैया। फ्लैट में आ गए रेवत बाबू। कैंपस के गेट पर मोटे मोटे हरूफ में लिखा था, वसुंधरा गार्डन, ए ड्रीम प्लेस ऑफ द सिटी। लगभग 1,500 वर्ग फुट का काफी महंगा आलीशान और अत्यधिक फ्लैट था वह। बिल्डर ने कैंपस का शानदार श्रृंगार सजावट कर रखा था। वहाँ 10 तल्ले के 20-20 फ्लैट वाले कुछ 20 ब्लॉक थे। रेवत बाबू को लगता ही नहीं था कि यहाँ कोई उनके रंग रूप और चाव से मेल खाता है। वे भौचक थे कि इस एक दुनिया में कितनी अलग अलग दुनिया समाई है। बाथरूम, टॉयलेट, फर्श, दीवार, रसोई, खिड़की, पर्दे, बालकनी, सब में आभिजात्य का अद्भुत परचम लहरा रहा था। उन्हें बिल्कुल नए सिरे से इनमें रहने का तरीका सीखना पड़ रहा था। अपने जनता नगर में वे मन मर्जी टहलाते थे, घूमाते थे, किसी के घर भी चले जाया करते थे। अब यहाँ ऐसा संभव नहीं है। यहाँ लगता ही नहीं है कि किसी से वे घुल मिल कर सकेंगे। हर आदमी उन्हें समृद्ध और बड़प्पन के अजीबो गरीब चोंगा ओढ़े हुए दिखता था, जैसे किसी से बोल बतिया लेगा तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि उनके बाजू के फ्लैट की एक लड़की सामने वाले ब्लॉक की एक लड़के के साथ भाग गई। उन दोनों के बेडरूम की खिड़की और बालकनी आमने सामने थी। ऐसे फ्लैट में भी प्यार करने की गुंजाइश से बालकनी और खिड़की के रास्ते निकाली जा सकती है। ये पढ़कर जहाँ उन्हें अच्छा लगा वहाँ बुरा भी लगा कि पड़ोस की खबर उन्हें अखबार से मिल रही है। सीढ़ी में 19 और लोग थे। उनकी उन्हें कोई ज़रूरत जानकारी नहीं थी। एक बार रतन से उसने पूछा भी था। याद करके वो 2-3 नाम ही बता सका। थोड़े ही दिन बाद इसी वसुंधरा गार्डन की एक और खबर पढ़ने को मिली। कहीं बाहर गए हुए परिवार के ताला लगे फ्लैट को कुछ चोरों ने दिन में ही खोल लिया और उनका पूरा सामान सामने ट्रक लगाकर लोड कर लिया। देखने वालों ने ये समझा कि फ्लैट वाला यहाँ से कहीं शिफ्ट कर रहा है। रेवत बाबू ने सोचा कि जब लोग एक दूसरे से इस तरफ बेखबर, आत्मलिप्त और असामाजिक होकर रहेंगे तो ऐसी वारदात तो होना लाजमी है। जनता नगर में तो कोई किसी का नाम पूछकर उसका घर ढूंढा जा सकता था और घर पूछकर उसके रहने वाले का नाम जाना जा सकता था। एक दिन एक और खबर उन्होंने पढ़ी कि फ्लैट में छापा मारकर पुलिस ने देह व्यापार की एक पूरे रैकेट को पकड़ लिया। रेवत बाबू को लगा कि किसी दिन किसी फ्लैट में बम बारूद बांधा जा रहा होगा और तब पता चलेगा कि किसी चूक के कारण पूरा फ्लैट विस्फोट में उड़ जाएगा। शुरू शुरू में तो उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे वे किसी बंद डिब्बे में कैद कर लिए गए। उगता जाते तो बार बार नीचे उतर कर कैंपस के पार्क, जिम या मार्केट की तरफ चक्कर लगा आते। एक दिन उन्हें महसूस हुआ उनके बार बार आने जाने पर लिफ्ट में कुछ लोग उन्हें गुस्से से घूरने लगे हैं। उन्होंने एक आदमी से पूछ ही लिया
क्यों भाई, मेरे आने जाने से आपको कोई तकलीफ़ है? उसने कहा, काम से आने जाने वाले उन आदमियों को तकलीफ़ तो होगी ना जिन्हें आपकी चलते फिरते चलते लिफ्ट के लिए वेट करना पड़ता है। एक दिन रतन ने भी टोक दिया, बाबूजी, आपकी इस तरह बेमतलब आते जाते रहने और नीच लवारिस चक्कर लगाने से हमारी प्रेस्टीज पर आँच आ जाती। उसकी तरफ मुंह फेरते हुए देख रेवत बाबू बोले, इस बुढ़ापे में क्या क्या सबक सीखनी होगी उन्हें। पहले तो यहाँ आते जाते ही उन्हें बताया गया कि घर में लुंगी गंजी पहनना छोड़कर पजामा कुर्ता पहना करें। जिंदगी भर वे घर में लुंगी गंजी पहन कर रहते थे। गर्मी के दिन में तो उघारे बदन पड़ोस के लिए किसी भी घर में चले जाते थे। अब हरदम पजामा कुर्ता पहने रहने से उन्हें ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में नहीं बल्कि किसी रिश्तेदार के यहाँ पाहुन बनकर बैठे हों। अब कहते हैं उनकी घूमने से प्रेस्टीज खराब हो जाती है। आखिर ये क्या कर रहे हो पूरा दिन? वहाँ बाड़ी में उन्होंने कई तरह की गाछ लगा रखे थे, केला, अमरूद, आम, कटहल, सहजन, बेर, पपीता, शरीफा, बेल, अनार आदि के। इन सब के फल सहज ही उपलब्ध हो जाया करते थे। कुछ सब्जियां भी उगा लेते थे। उन्हें फूलते फलते और बढ़ते दिखना सुखद अनुभव दे दिया जाता था। यहाँ हरियाली को विलासिता का फुदना बनाकर 2-3 दर्जन गमले रख दिए गए थे, जिनमें बौने और बांझपन पौधे 3-4 मिट्टी में घुसे हुए दिखते थे। उन्हें देखकर रेवत बाबू को लगता था जैसे ये पौधे जमीन से उखड़कर अपने दुर्भाग्य का विलाप कर रहे हैं। उन मछलियों की तरह जो समुद्र में से लाकर बोतल में रख दी जाती है। अपने घर में वे अक्सर ऐसी ही चीजें रखते आए थे जो किसी न किसी के काम आए। यहाँ वे देख रहे हैं कि सिर्फ शोभा दिखावा और शान बढ़ाने के लिए अजीब अजीब शक्ल सूरत की महंगी महंगी वस्तुएं कहीं कहीं फर्श पर, दीवार और कहीं दराज पर टिका दी गई है, जिनका कोई मानी मकसद उन्हें आज तक समझ में नहीं आया। कहते थे ये पेंटिंग्स है, ये स्कल्पचर है, ये एंटीक पीस है, ये झाड़ फानूस है, ये कालीन है। रतन का 3 साल का बेटा और जतन की 2.5 साल की बेटी किसी नर्सरी स्कूल में भेजे जाने लगी थी। सुबह बच्चे जाना नहीं चाहते थे, रोते कलपते और कई तो तरह तरह के नखरे करते। रेवत बाबू का मन दया से भर जाता, भला यह भी कोई उम्र है पढ़ने की। ये बच्चे ही घर में होते हैं जिनका साथ उनका मन लगा रहता है, वरना 10 बजते बजते घर से बेटी बहू सभी निकल जाते। उन्हें यह अजीब लगता कि इस तरह पैसा कमाने का क्या मतलब है कि कोई गृहस्थी संभालने वाला तक न रह जाए। इस काम के लिए एक मेड रख ली गई थी जो बर्तन बासन और झाड़ू पोछा करके उनके लिए खाना बना दिया करती थी। 1-1:30 बजे बच्चे घर आ जाते और रेवत बाबू उन्हें खाना पीना खिलाकर होमवर्क कराने में भिड़ जाते। जतन ने एक दिन यह काम करने से उन्हें मना कर दिया। बाबूजी, आप क्यों बेकार में इतने साथ मगजमारी करते हैं? इन्हें हिंदी में नहीं पढ़ना है, ये अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं। शाम में एक ट्यूटर आ जाया करेगा। हम चाहते कि अंग्रेजी इनकी घुट्टी में शामिल हो जाए। ये बच्चे हंसे, गाए, रोए, सोचे, लिखे, पढ़े, बोले, खेले, सब अंग्रेजी में। कल जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके आजू बाजू का पूरा वायुमंडल इतना ग्लोबलाइज हो चुका होगा कि अंग्रेजी ना जानने वाले को झाड़ू मारने की भी नौकरी नहीं मिलेगी। अंग्रेजी हमारा बेस नहीं रही, जिससे चलते हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि घर में सारी बातचीत अंग्रेजी में ही हो। इससे हमें आपका सहयोग चाहिए। रिले रेस की तरह यह वक्तव्य का अगला हिस्सा रतन ने संभाल लिया। होमवर्क कराने वाला जो ट्यूटर आएगा वो कुछ समय रुककर आपको भी इंग्लिश स्पीकिंग का अभ्यास करा दिया करेगा। अब इसका अन्यथा ना ले बाबूजी। अंग्रेजी नहीं बोलने वालों की इस संभ्रांत और शिक्षित समाज में क्या ही कद्र है, आप तो देख ही रहे हैं। उनके मन में आया तो क्या आज तक उनका पूरा खानदान या फिर देश की 90% आबादी अंग्रेजी की बिना जाहिली बनकर रह जाती? उनकी कोई कद्र नहीं रही। क्या विडंबना है, इस बूढ़े सुग्गे को अब अंग्रेजी सीखनी होगी। फ्लैट में आए 1 महीना होने वाला था। रेवत बाबू को रामपति और शामली की याद अक्सर आ जाती थी, खासकर जब सुबह सुबह डेयरी वाले दूध देने आते हैं। डेयरी का दूध उन्हें एक दिन भी पिया न गया। जिंदगी भर उन्होंने अपने सामने दुहे हुए ताज़ा दूध का सेवन किया। पिछले दिनों अखबार में उन्होंने पढ़ा था कि यूरिया और डिटर्जेंट से दूध बनाकर लोग पैकेट में भर देते हैं। जतन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बाबूजी, डेयरी का दूध ज़्यादा फायदेमंद है। इसे पॉस्चराइज करके बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है और इससे सारे पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा नियंत्रित रखी जाती है। आप ये दूध पिया कीजिए,
बुरे और शातिर लोग गड़बड़ी फैलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ दूषित और जहरीला बन गया है। सरेंडर कर जाने की अब उनकी आदत बनती जा रही थी। उनकी मनपसंद और नापसंद की अब यहाँ कोई कीमत नहीं थी। जब जिस चीज़ से उन्हें सख्त चिढ़ थी, उसकी भी अब कोई रत्ती भर परवाह नहीं की जा रही थी। घर में एक अल्सेशियन कुत्ता ले आया गया। उन्होंने कई दिनों तक मौन रहकर अपनी नाराज़गी प्रकट की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुत्ते पूरा घर घूमते और हर चीज़ सूंघने के लिए आज़ाद था। वह एक ऐसा केंद्र बन गया था जो घर के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने लगा था। उसका नाम रखा गया था फंडू। कोई उसे पुकारता पुचकारता, कोई उसे सहलाकर उसके साथ खेलता है, कोई उसे खिलाना चाह रहा था। उसके लिए रोजाना दूध और बकरे की गोश्त मंगाने का एक विशेष इंतजाम किया गया। उसे शैम्पू से नहलाया जाता और सुबह शाम मैदान ले जाकर घुमाया जाता। एक कुत्ते को इतना सर चढ़ाना, इस पर खर्च करना रेवत बाबू के लिए अत्यंत तकलीफ दे था। उसका अकस्मात आकर पैर चाटने लगना, गोद में चढ़कर नाक मुंह घुसाना, बिस्तर पर चढ़कर आसन जमा लेना उन पर एकदम नागवार गुजर जाता। वे उसे डांट कर दुदरा देते। कुत्ता गुर्रा उठता। घर वाले, खासकर उनकी बहुएं और पोता पोती, दुदराने और गुर्राने के दृश्य का विशेष आनंद उठाने लगे, जैसे कोई विदूषक हो। रेवत बाबू ने यहाँ आदत बना ली थी कि जब भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने की वे जाते थे। आराम उम्र को धुन को तरह खोखला कर देता। मॉर्निंग वॉक के सिवा दूसरा कोई उपाय ना था। घर वाले बेटे बहुओं को देर तक सोने की आदत थी। फंडू के आ जाने से उनमें किसी तरह उठ जाना पड़ता था। शुरू शुरू में तो जोश में उठे, फिर वो अलसाने लगे। फंडू धुंध छटते ही बाहर जाने को चलने लगता और दरवाजे पर जाकर पंजे मारने लगता। रतन ने एक दिन कह ही दिया, भाजी आप तो रोज टहलने जाते हैं, कल से जरा फंडू को भी लेते जाइएगा। मिजाज बुरी तरह कुड़ गया रेवत बाबू का, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। कुत्तों के प्रति लाख घृणा और गुस्से के बाद उन्हें रतन की बात माननी पड़ी। वे रोज देखते थे कि नीचे कई लोग कुत्ते को लेकर घिसटते हुए पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर उन्हें कोफ्त होती थी। अब वे खुद भी उस श्रेणी में शामिल होने जा रहे थे। कुत्ता वाला जो उनको रोज पार्क में मिल जाया करता था, जिसे देखते ही उनका पारा चढ़ जाता, उसका कुत्ता उनके बगल से गुजरने पर ही पता नहीं क्यों जो जो से भौंकने लग जाता था। सैकड़ों लोग होते पार्क में, मगर सिर्फ उन्हें ही देखकर उसके भौंकने का स्विच ऑन हो जाता। उसका मालिक कुत्ते को डांट कर चुप कराने का स्वांग करने लगता, लेकिन उनके होठों पर एक दबी दबी मुस्कान भी उभर जाती। रेवत बाबू देख रहे थे कि इस दृश्य का मजा लेने वाला वे कई और लोग शामिल हो गए हैं। वे उसे सुनाते हुए बड़बड़ा उठते, पता नहीं लोग कुत्ते क्यों पालते हैं, और अगर पालते भी है तो ऐसे पागल कुत्ते रखकर दूसरों को तंग करने में क्या मजा मिलता है। जब रेवत बाबू पहला दिन फंडू को लेकर पार्क पहुंचे तो जैसे भी एक तमाशा बन गया। सभी लोग घूर घूर कर देखने लगे। कुत्तों से छिड़ने वाला आदमी आज खुद भी कुत्ता लेकर आ गया। भौंकने वाले कुत्ते के मालिक की आंखों में तो ताज्जुब से फटी की फटी रह गई। रोज की तरह उसका कुत्ता फिर भौंकने लगा, मगर आज उसे चुप कराने की कोई चेष्टा नहीं की। रेवत चाह ही रहे थे कि जवाब में फंडू भी उससे ज्यादा तेज भौंके, मगर वो अपनी पूंछ सटाकर उनके पैरों के पास दुबक गया। सबका खूब मनोरंजन हुआ ये दृश्य देखकर। सबने यही समझा कि जवाब देने के लिए खास तौर पर लाया गया कुत्ता नकारा साबित हो गया। उनका तो मन हो ही रहा था कि साले फंडू के बच्चे को वहीं कहीं चार दीवारी के बाहर हाँक दे। मन महसूस कर घर लौटे। घर में किसी से इसका जिक्र भी नहीं कर सकते थे, नहा के और प्रहसन का सृजन हो जाता। एक रोज रात को उनके लिए जगन्नाथ का फोन आ गया। वो खुश हो उठे, बोले, हाँ जगन्नाथ बोलो। भैया आज शाम को मैं आपके यहाँ गया था, लेकिन गेट के दरबान ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। वे समझ गए कि इंटरकॉम पर गेट की सिक्योरिटी की घर वालों से पूछा होगा, तो इधर से कह दिया होगा कि बाबूजी घर पे नहीं है, मत भेजो। दुनिया है ये। जनता नगर में अपने सारे उसारे पर गांव वाले दलान की तरह उन्हें चौकी बिछा कर रखी जाती थी। जिनका मन करे आए बैठे बतियाए सो जाए। यहाँ आने वाले से पहले फायदा नुकसान का हिसाब लिया जाता है, फिर उसे भेज दो या लौटा दो का आदेश निर्गत किया जाता है। जगन्नाथ ने कहा, आपकी दीदी की चिट्ठी आई है, मैंने दरबान को दे दी है। रेवत बाबू ने उसे धन्यवाद देते हुए रमावती और शामली के बारे में पूछ लिया। जगन्नाथ ने कहा, दोनों ठीक है। वे झट जाकर दरबान से चिट्ठी ले आए। दीदी ने लिखा था, मैं आ रही हूँ, 1 महीना तुम्हारे पास रहूंगी।
रेवत खुश हुए। उन्होंने अगले ही दिन फ्लैट का पता लिखकर जवाब भेज दिया और कहा कि बस जब मर्जी चले आए। वी और दीदी सहोदर भाई बहन थे। दीदी उनसे 7 साल बड़ी थी और बचपन में ही माँ के निधन हो जाने पर उसने ही घर संभाला था। अपने इकलौते भाई पर वो हमेशा जान छिड़कती रही। जनता नगर के घर में वह हर आड़े वक्त में आती रही। रतन और जतन के जन्म के समय आरती के प्रसव को दीदी ने ही आकर संभाला था। गांव में कुछ भी नई फसल करती दीदी उसकी सौगात किसी के जरिए जरूर भेज देती थी या फिर खुद ही लेकर आ जाती थी। फ्लैट की इस अजनबी दुनिया में दीदी 1 महीने साथ रहेगी यह समाचार उनके एकाकी मन को बहुत सुकून दे गया। वे दीदी के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षारत करने लगे। एक शाम जब वे पार्क में थे तो 1 ही 2 घंटे बिताकर घर लौटे तो जतन ने बताया, गांव से फुआ आई हुई है जिसे मैंने पास ही की अच्छे से होटल कंचन में ठहरा दिया है। एक पल के लिए तो जैसे काठ हो गए रेवत बाबू। उन्होंने आंखें तरेर कर पूछा, होटल होटल में ठहरा दिया है? मगर क्यों? वो मेरे साथ रहने आई है। बड़े शांत और संयम होकर कहा जतन ने, बाबूजी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि फ्लैट में जगह बहुत छोटी सी है। अमेरिका से कल भैया का साला आने वाला है। वो एक अप्रवासी भारतीय है और इंडिया में पहली बार आ रहा है निवेश की संभावना तलाश करने। भैया जिस कारखाने में इंजीनियर है उसमें अगर निवेश का समझौता हो गया तो भैया के रुतबे में 4 चांद लग जाएगा। इसीलिए हम पहले उसका ख्याल रखना जरूरी समझ रहे हैं। रेवत बाबू का दुख किसी गुब्बारे की तरह फट पड़ा। इस घर में कुत्ता रह सकता है लेकिन मेरी बहन नहीं रह सकती। अरे जगह की कमी भी थी तो कहा होता मुझे, मैं बालकनी या कहीं भी फर्श पे सो जाता। फुआ का जो हुलिया है उससे अगर हम घर में एडजस्ट कर भी देते तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता बाबूजी। ठीक कहा तुमने। अमेरिका से खुदा बनकर जो डॉलर का निवेश करने आ रहा है उसका इम्प्रेशन गांव की एक अनपढ़ गरीब औरत को तुम्हारे फुआ के रूप में देखकर अच्छा कैसे रह पाता। देख लो कहीं बाप के रूप में मुझे देखकर भी उसके निवेश का मूड खराब ना हो जाए। शुरू शुरू में जब रेवत फ्लैट में आए थे तो अक्सर उनका ध्यान ऊपर से नीचे गिरने पर चला जाता था। आज उन्हें लगा कि वे सचमुच अब तल्ले से ढकेल दिए गए। भागते हुए होटल पहुंचे मगर वहां दीदी नदारद थी। पता चला आधे घंटे में ही वो होटल छोड़कर चली गई। काटो तो खून नहीं, कहाँ गई होगी दीदी। उसके सिवा और कोई भी तो न था परिचित परिचित जाड़ी की रात में फुटपाथ पर भी नहीं सोया जा सकता। आज वापसी के लिए भी कोई साधन नहीं। अचानक उनके माथे में जगन्नाथ का नाम कौंध उठ गया। एक ऑटो लिया और पहुंच गए जगन्नाथ के घर। वहां उन्होंने देखा कि छोटे से अलाव के सामने दीदी को बिठाकर जगन्नाथ और उसकी घरवाली उनहार पूर्वक खाना खिला रहे हैं। हृदय भर आया रेवत बाबू का। एक गांव के होने के अलावा उनका कोई नहीं लगता था जगन्नाथ। फिर भी उनकी दीदी को कितना मान दे रहा है। दीदी ने उन्हें देखते ही खाना छोड़कर अपनी बाहें फैला दी और से गले लगा लिया। मुझे तो लगा कि अब अपने भाई रेवत से मेरी मुलाकात नहीं होगी। नए धान का चूड़ा भर ही और गन्ने का नया गुड़ लेकर आई हूँ। सोचा था इन्हें जगन्नाथ के पास छोड़कर कल वापस चली जाऊंगी। रेवत फूट फूट कर रो पड़े। मुझे माफ कर देना दीदी, तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ उसका गुनहगार मैं हूँ। दोनों भाई बहन बैठकर सुख दुख बतियाने लगे। कुछ ही देर बाद उन्हें रामवती और शामली का ख्याल आ गया। उन्होंने एक थाली में दीदी का लाया चूड़ा और गुड़ निकाला। 2-3 फांक चूड़ा खुद खाया और बाकी लेकर बाजू में स्थित गुहाल चले गए। रामवती एक खूंटे में बंधी थी और पास में ही शामली भी। उन्हें लगा कि 1-1.5 महीने में दोनों कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई। उन्होंने पुकारा, रामवती, शामली। शामली में करके कान हिलाते हुए और रामवती टुकुर टुकुर उनका मुंह देखने लगी। उन्हें महसूस हुआ जैसे इन आंखों में ढेरों गिले शिकवे भर गए। उन्होंने 3-4 मुट्ठी चूल्हा शामली के आगे और थाली रामवती के मुंह के पास रख दी। दोनों खाने से बेपरवाह उनके मुंह की ओर देखती रही। रेवती ने रमावती की लंबी मुखाकृति को अपनी गर्दन से लगा लिया और एक बार फिर बिलप पड़े। रामवती, मैंने तुम दोनों को बेघर कर देने का गुनाह किया है। देखो आज मैं भी अड़तल्ले से नीचे गिर गया।